हेलो फ्रेंड्स, वाइसेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। आज मौर्य वंश के तीसरे सम्राट महान अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्ष तक उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद मगध का सिंहासन हासिल किया। इस प्रकार 4 वर्ष के बाद अशोक का औपचारिक अभिषेक हुआ। अशोक की मां का नाम शुभद्रांगी था। एक बौद्ध ग्रंथ है अशोकवदान, जिसके अनुसार अशोक की माता एक ब्राह्मण की पुत्री थी जिनका नाम शुभद्रांगी था। एक धारणा के अनुसार अशोक को उसका नाम, क्योंकि अशोक का अर्थ होता है शोक के बगैर, तो अशोक को उसका नाम इस कारण पड़ा कि उसके जन्म पर उसके माता पिता के पुनर्मिलन के रूप में हुआ, क्योंकि अशोक के माता पिता महल की एक साजिश के कारण अलग हो गए थे और जब अशोक हुआ तो फिर से मिल गए। तब उसकी माता का कथन था कि अब मैं शोक के बगैर हूँ और बालक का नाम अशोक पड़ा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने अपने शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन करवाया। अपने शासनकाल के 21वें वर्ष में उसने बौद्ध सभा का आयोजन करवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था तथा अशोक ने अजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उस समय अशोक के समकालीन जो अन्य राजा थे अन्य देशों के, वो निम्नलिखित थे, जैसे सीरिया के एंटियोकस द्वितीय तथा मिस्र के तुर्मै और मैसेडोनिया के एंटीगोनस और पायरस के अलेक्जेंडर। इन सभी का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया। अब हम अशोक के 14 अभिलेख और उनसे संबंधित संदेशों को पढ़ेंगे। पहले अभिलेख में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा अभिलेख, इसमें मनुष्य के साथ पशुओं की चिकित्सा एवं उपचार की चर्चा है। तथा तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे में जाएं तथा धर्म के उपदेश व ब्राह्मणों और श्रमिकों के प्रति उदारवादी नीति अपनाएं। चौथा अभिलेख में यह कहा गया कि भेरी घोष यानी कि युद्ध नगाड़ा का स्थान अब धम्म घोष ने ले लिया, यानी कि बौद्ध धर्म की नीतियों का पालन किया गया। फिर है 5वां अभिलेख, इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति, यानी कि एक विशेष संवर्ग या कैडर के अधिकारी जिन्हें साम्राज्य के अंदर धर्म के प्रचार एवं प्रसार का कार्य सौंपा गया। अब है 6वां अभिलेख, इसमें अशोक ने कहा, मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। 7वां अभिलेख पढ़ेंगे, इसमें धार्मिक सहिष्णुता और लोगों के कल्याण के उपाय की बात कही गई है। सिर्फ अशोक के राज्य में ही नहीं, बल्कि आसपास के चोल एवं पांड्यास एवं उत्तर पश्चिम के एंटीकोट्स के राज्यों में भी। 8वां अभिलेख, इसमें अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा है। अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया गए और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए। अब 9वां अभिलेख पढ़ेंगे। 9वां अभिलेख में विभिन्न समारोह की अनुपयोगिता की निंदा की गई, उसके स्थान पर धर्म व नैतिक आचरण पर जोर दिया गया। तथा 10वां अभिलेख यह है कि राजा और प्रजा हमेशा प्रजा के हित में सोचे तथा कार्य करे। 11वां अभिलेख ये कहता है कि सभी उपहारों में सबसे अच्छा धर्म का उपहार है। धर्म की नीति का पालन करना अन्य नीतियों के पालन करने से बेहतर है। अब है 12वें अभिलेख में इथिजिका महापात्र, यानी कि स्त्री कल्याण का प्रभारी महामात्र का उल्लेख है। तथा 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है।
कि किस तरह शुरू में अशोक, जो शिव का उपासक था, बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया और उसका धर्म विश्व के सभी धर्म का सार था। तथा अशोक के 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। अशोक की विरासत के बारे में पढ़ेंगे। देश का राजनीतिक एकीकरण, कलिंग को मगध राजवंश में जोड़ा तथा एक धर्म, एक भाषा और लगभग एक लिपि ब्राह्मी में बांध दिया तथा सहिष्णुता और सम्मान का प्रचार उसने अपने बौद्ध मतों को अपनी प्रजा पर नहीं थोपा, बल्कि गैर बौद्ध संप्रदायों को भी उपहार में दिया, जैसे कि अजीवक पंथ के तपस्वियों को बराबर की गुफाएं दान में दे दी। उसके साथ ही उसकी लिपियों में ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, प्राकृत और संस्कृत को भी अपनाया तथा सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा। अशोक को भारत का पहला वैश्विक सांस्कृतिक राजदूत माना जाता है तथा शांति और अनाक्रमण की नीति। अशोक इतिहास में अपनी शांति, गैर विजय व अनाक्रमण की नीति के लिए प्रसिद्ध है। अब मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। स्वामीन यानी कि सम्राट। कौटिल्य के अनुसार सम्राट सभी 7 तत्वों की आत्मा थी, जो कि वह राजशासन यानी कि फरमान जारी करता था। अपने एक शिलालेख में अशोक ने घोषित किया कि आम लोग उससे किसी भी समय मिल सकते हैं। अब है आमात्य। सभी उच्च अधिकारी, सलाहकार, विभागों के मुख्य अधिकारी, मंत्री को आमात्य या महामात्रा कहा जाता था। जनपद, क्षेत्र और जनसंख्या। मौर्य साम्राज्य 4 अन्य प्रांतों में विभाजित था तथा दुर्ग। यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इस प्रकार मौर्य काल में एक विशाल सेना थी। कोश यानी कि खजाना। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती थी और भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था तथा किसान उत्पादन का छठा हिस्सा भाग के रूप में और अतिरिक्त कर बलि के रूप में, भेंट के रूप में देते थे तथा दंड, न्याय या शक्ति। दंड का स्वरूप अपराध की प्रकृति, गंभीरता, परिस्थितियों के अनुसार मिलता था। और मित्र यानी कि हितैषी। अब है मित्र। कौटिल्य ने सम्राट के लिए 6 नीतियों की सूची बनाई है, जिनका सम्राट को निम्नलिखित परिस्थितियों में अवश्य पालन करना चाहिए। पहला है संधि यानी कि शांति समझौता की नीति, अगर कोई अपने शत्रु से कमजोर हो। दूसरा है विग्रह, शत्रुता की नीति, अगर कोई अपने शत्रु से शक्तिशाली हो तब। तीसरा है आसन यानी कि चुप रहना, आसन की नीति, अगर किसी की शक्ति शत्रु के बराबर हो। चौथा है यान, सैनिक अभियान पर आगे बढ़ने की नीति, अगर कोई अपने शत्रु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो तब। पांचवी नीति है संश्रय, अन्य राजा से या किले में आश्रय मांगना की नीति, अगर कोई अपने शत्रु से बहुत कमजोर हो तो किले में आश्रय मांग सकता है। तथा छठा है द्वैती भाव, एक राजा से संधि व अन्य से विग्रह की दोहरी नीति, अगर कोई शत्रु से मित्र की मदद से लड़ता है यानी कि शत्रु से अपने दोस्त की सहायता से लड़े तो वह द्वैती भाव की नीति कहलाती है। अब पढ़ेंगे मौर्य कला और वास्तु के बारे में। मौर्य सत्ता की उदारता को प्रस्तर प्रतिमाओं और स्मारकों में देखा जा सकता है। अशोक की महानतम खोज लकड़ी और ईंटों के स्थान पर पत्थर का प्रतिस्थापन थी, यानी कि ईंटों के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया था। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर, रॉक कट बोला जाता है इसको, तो चट्टानों को काटकर की गई वास्तुकला का आरंभ हुआ तथा बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर इसी काल से संबंधित है। तथा कंगनहल्ली से प्राप्त अशोक का पत्थर का चित्र बहुत शानदार है और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बनारस के निकट सारनाथ अशोक स्तंभ के 4 सिंघों वाले शिखर से लिया गया है। तो इस प्रकार हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।